दोस्तों स्टैचू स्टैचू खेलते हुए पता नहीं चला कब सब पत्थर हो गए। कैटायन और एनायन आयनिक कंपाउंड्स के केस में यार मूव नहीं करेंगे, मतलब स्टैचू होंगे। लेकिन यार अगर हम इंसान हैं और हम स्टैचू हो जाएं, हमारा दिल पत्थर हो जाए, तो कैसे काम चलेगा, कैसे काम बनेगा। हमें तो यार लाइफ में बहुत कुछ फील करना है और हमारे लिए देखिए सबसे ज्यादा अगर कुछ मैटर करता है तो फीलिंग मैटर करती है। अगर पढ़ाई अच्छी लगने लग जाए तो मुझे लगता है सारे रास्ते आसान हो जाएंगे। और रास्तों में यार पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है। जब हमारे पैर पत्थरों से गुजरते हैं तो रास्ते भी आवाज करते हैं। क्या आवाज करते हैं? रास्ते भी आवाज करते हैं, सफर को जारी रखो। कभी दिल से अगर आपने आवाज सुनी हो, दिल से अगर आपने कभी काम किया हो, तो मुझे लगता है ऑटोमेटिकली हमें मोटिवेशन वहां से मिल जाएगी कि यार इतना हार्ड वर्क किया है और इतना हार्ड वर्क करने से इतना हमने अचीव कर लिया है, तो और हार्ड वर्क करना चाहिए। टाइम ही तो है यार, टाइम ही तो है, बदल जाएगा। आज तेरा है, कल मेरा भी आएगा। तो चलिए यार स्टार्ट करें इस शानदार सेशन को। आज हमें सेशन में NaCl रॉक सोल्ट स्ट्रक्चर की बात करनी है। NaCl क्या है? रॉक सोल्ट है, इसे रॉक सोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। आज हमें इसके स्ट्रक्चर की बात करनी है। इससे रिलेटेड यार काफी सारी छोटी मगर मोटी बातें हमें करनी है। तो देखिए, आयनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स को स्टार्ट करने से पहले, स्ट्रक्चर्स को जानने से पहले एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा। आयनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को आप तब ड्रॉ कर पाएंगे जब आपको रेडियस रेशियो की जानकारी है, जब आपको पैकिंग की जानकारी है, या कौन से आयंस लैटिस बना रहे होंगे और कौन से आयंस वॉइड्स में प्रेजेंट होंगे, इसका पूरा आपको आइडिया होना चाहिए। तो देखिए, कौन से वॉइड्स किस प्रकार से हमें मिल रहे होंगे और आयंस की टेंडेंसी किस प्रकार से लैटिस बनाने की होगी, कौन सा लैटिस ज्यादा एफिशिएंट होगा, किसके कोरस्पॉन्डिंग पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होगी, इसकी डिटेल में बात करनी है। देखिए यार, बिगर एटम और आयन विल फॉर्म लैटिस। जो बड़ा एटम और बड़ा आयन होगा वह लैटिस बनाना चाहेगा, क्योंकि यार वॉइड का आकार छोटा होगा और वहां तो देखिए स्मॉलर आयंस ऑक्यूपाई करना चाहेंगे। तो ये पॉइंट आपको क्लियर है। बिगर एटम और आयंस क्या करना चाहेंगे? ये लैटिस बनाना चाहेंगे। स्मॉलर एटम और आयन विल ऑक्यूपाई वॉइड्स। स्मॉलर एटम और आयंस वॉइड्स में रहना पसंद करेंगे, क्योंकि यार वॉइड का आकार छोटा होगा। ये पॉइंट आपको क्लियर है। आगे देखिए, जनरली बिगर आयन इज एनायन एंड स्मॉलर आयन इज कैटायन। देखिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैटायन की फॉर्मेशन होगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैटायन की फॉर्मेशन होगी। और कैटायन का रेडियस जनरली क्या होगा? एनायन के रेडियस से कम होगा, क्योंकि यार पेरेंट एटम से इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है तब कैटायन की फॉर्मेशन हुई है। यानी जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो रिपल्शन डिक्रीज कर रही होगी। अगर यार रिपल्शन डिक्रीज कर रही होगी तो पेरेंट एटम के मुकाबले कैटायन क्या होगा? छोटा होगा। रेडियस क्या होगा? कम होगा। रिपल्शन डिक्रीज कर रही होगी, तो ऐसे इस प्रकार से एटम पिचक जाएगा इलेक्ट्रॉन के लॉस के बाद। और कैटायन का रेडियस हमें क्या मिल रहा होगा? कम मिल रहा होगा। वहीं यार गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से एनायन की फॉर्मेशन होगी, और जब इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीज होगी। पेरेंट एटम के कंपैरिजन में देखिए, एनायन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, नेगेटिव चार्ज होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या होंगी? ज्यादा होंगी। तो साइज क्या होगा? एनायन का पेरेंट एटम से क्या होगा? बड़ा होगा। यार ये जनरल केस में ऐसा होगा, कैटायन का रेडियस कम होगा, एनायन का रेडियस ज्यादा होगा। क्या सिचुएशन रिवर्स हो सकती है? जी हां, रिवर्स हो सकती है। अगर कैटायन बनने से पहले जो पेरेंट एटम है जिसे कैटायन की फॉर्मेशन होगी, वह पेरेंट एटम काफी बड़ा हो, एक इलेक्ट्रॉन के लॉस के बाद या दो इलेक्ट्रॉन के लॉस के बाद इसका साइज डिक्रीज होते होते इतना डिक्रीज ना हो कि एनायन से भी छोटा हो जाए। यानी मैं आपको यह कहना चाहता हूं, अगर ऑलरेडी पेरेंट एटम बड़ा है तो यार कुछ एक्सटेंट तक ही इसका साइज डिक्रीज हो पाएगा जब कैटायन की फॉर्मेशन होगी।
तो ऐसा हो सकता है बड़े पेरेंट एटम से बड़ा कैटायन मिल रहा हो, और यार अगर छोटा पेरेंट एटम है और इसमें आपने इलेक्ट्रॉन का एडिशन किया है तो रिपल्शन की वजह से एटम क्या होगा, बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा तो यार रिपल्शन होगी, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी। ये बड़ा होते 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 इतना साइज एक्वायर करता है कि कैटायन से स्मॉलर है। हो सकता है ऐसा, जिस पेरेंट एटम से कैटायन बना है वो पेरेंट एटम काफी बड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन के लॉस के बाद भी आपको जो साइज मिल रहा है ये बड़ा साइज मिल रहा है कैटायन का। और यार अगर एनायन की फॉर्मेशन किसी स्मॉलर एटम से हुई है, इसमें इलेक्ट्रॉन के एडिशन के बाद भी आपको साइज क्या मिल रहा है, आपको स्मॉलर मिल रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन के एडिशन से उतना ज्यादा साइज इंक्रीज नहीं हो पाया, क्योंकि यार पेरेंट एटम का पहले ही साइज क्या था, कम था, छोटा था साइज, तो ज्यादा इंक्रीज नहीं कर पाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है, ये सिचुएशन रिवर्स भी हो सकती है। यहां तो हमने जनरल केस की बात की है, जनरली ऐसा होगा कैटायन स्मॉलर होगा और एनायन क्या होगा यार, बिगर होगा। हमने यहां तो जनरल केस की बात की है, जनरली ऐसा होगा। चलिए अगर कोई रिवर्स केस हमें देखने को मिलता है उसके साथ भी डील कर लेंगे, लेकिन हमें आइडिया होना चाहिए कि यार ऐसा हो सकता है कैटायन भी बिगर हो सकता है। कि ऐसा कोई आयनिक कंपाउंड हमारे सिलेबस में है जहां पर कैटायन का रेडियस एनायन के रेडियस से ज्यादा मिल रहा होगा? जी हाँ, बिल्कुल हमारे सिलेबस में है। जब उसकी बात होगी तो आपको ऑलरेडी बता दिया होगा उस आयनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को स्टार्ट करने से पहले ही। यहां देखो ये स्पेशल केस है, यहाँ कैटायन एनायन से क्या है, बिगर है, तो आप टेंशन मत लीजिए, ऐसा कोई केस आएगा आपको अलग से बता दिया जाएगा। नॉर्मली आपको क्या कंसिडर करना है, कैटायन का रेडियस कम है, एनायन का रेडियस क्या है, ज्यादा है, तो यार लैटिस कौन बना रहा होगा, लैटिस एनायन बना रहा होगा, बिगर आयन लैटिस बना रहा होगा, और कैटायन वॉइड में मौजूद होगा। ठीक है जी, कैटायन कहां मौजूद होगा, जनरली कैटायन वॉइड में मौजूद होगा, और लैटिस किसने बनाया होगा, एनायन ने। एनायन ने क्या किया होगा, एनायन ने लैटिस बनाया होगा। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। अब यार कौन से वॉइड के अंदर मौजूद होगा और किस टाइप का लैटिस जनरली बनना चाहेगा, ठीक है, वॉइड कौन सा होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि रेडियस रेशियो क्या है, r प्लस बाय r माइनस क्या है। टाइप ऑफ वॉइड occupied by cation is decided by radius ratio। कौन सा वॉइड ऑक्यूपाई होगा कैटायन से, ये रेडियस रेशियो से जानकारी मिल पाएगी। आपको याद होगा इस प्रकार से r प्लस बाय r माइनस रेडियस रेशियो अगर इस रेंज में मिल रहा है, किस रेंज में मिल रहा है, याद है आपको 0.225 टू 0.414। अरे रेंज याद है आपको या भूल गए आप? इतना जल्दी नहीं भूलना है, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में ज्यादा कुछ याद करना ही नहीं है यार, कुछ बातें ही तो हमें याद रखनी है, कैसे भूल सकते हैं ये। उम्मीद है आपने इसे याद कर लिया होगा और आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। सच्चे मन से यार की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी, वेस्ट नहीं जाएगी। और मुझे लगता है अगर आपने किसी कॉन्सेप्ट को किसी थ्योरी पार्ट को अगर आपने सच्चे मन से पूरी शिद्दत के साथ अगर रिवाइज किया है, अंडरस्टैंड किया, तो आप कभी नहीं भूलेंगे यार। अगर हल्का फुल्का भूल भी जाते हैं तो क्वेश्चन देखने से याद आ जाएगा। तो r प्लस बाय r माइनस अगर यार 0.225 टू 0.414 इस रेंज में मिल रहा है, कौन सा वॉइड होगा लाला? वॉइड होगा टेट्राहेड्रल। ये किसके लिए होगा, ये टेट्राहेड्रल के लिए होगा, फॉर टेट्राहेड्रल। ये रेंज है टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए रेंज क्या होगी, देखिए फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ध्यान से देख लो भाई, फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड, फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड हम क्या देखने वाले हैं, r प्लस बाय r माइनस। इसकी रेंज क्या मिल रही होगी, 0.414 टू 0.732। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए यार ऐसी रेंज मिल रही होगी r प्लस बाय r माइनस की।
तो कौन सा वॉइड ऑक्यूपाई होगा, ये हमें इस रेडियस रेशियो की रेंज से आइडिया मिल पाएगा। और देखिए फॉर क्यूबिक वॉइड, फॉर क्यूबिक वॉइड आर प्लस बाय आर माइनस 0.73221 इस रेंज में लाई कर रहा होगा। तो इस प्रकार से यार टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्यूबिक वॉइड की कोरस्पॉन्डिंग हमने रेडियस रेशियो की रेंज को यहां पर एक बार फिर से रिवाइज कर लिया है, ताकि ये आइडिया हमें मिल पाए आर प्लस बाय आर माइनस से जो भी वैल्यू मिल रही है कि यार ये जो रेडियस रेशियो की रेंज है जो हमारे सामने है, इनमें से कौन सी रेंज में उस पर्टिकुलर आयनिक कंपाउंड के लिए जो आर प्लस बाय आर माइनस है ये वैल्यू लाई कर रही है। जिस भी रेंज में वैल्यू लाई कर रही है यानी उस टाइप का वॉइड क्या होगा, ऑक्यूपाइड होगा। और कैटायन स्मॉलर है तो यार कैटायन ने वह वॉइड क्या किया होगा, ऑक्यूपाई किया होगा। जनरली हम देखने वाले हैं यहां पर टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल क्यूबिक वॉइड को जहां पर मौजूद होगा कैटायन, स्मॉलर आयन। ठीक है जी, कैनायन स्मॉलर हो सकता है, बार बार मैंने आपको बताया जी हाँ, एनायन भी स्मॉलर हो सकता है। ऐसे कौन कौन से केसेस हमारे सिलेबस में है करेंगे इसकी बात, अभी टेंशन मत लीजिए। अभी आप मान लीजिए कैटायन क्या होगा, स्मॉलर होगा, क्योंकि पेरेंट एटम से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद कैटायन बना होगा और पेरेंट एटम के कंपैरिजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो रिपल्शन कम होगी। तो इस प्रकार से साइज क्या मिल रहा होगा, छोटा मिल रहा होगा पेरेंट एटम से। और एनायन पेरेंट एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करने से बना होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, रिपल्शन की वजह से साइज क्या होगा इसका, पेरेंट एटम से बड़ा होगा। ठीक है जी, और जनरली एनायन बिगर होगा किससे, कैटायन से। एनायन ने क्या बनाया होगा, लैटिस। तो यार कौन सा लैटिस बन रहा होगा, जनरली जो लैटिस बनता है ये एफसीसी और सीसीपी बनता है। क्यों बनता है, आपके दिमाग में ख्याल आया होगा क्यों बनता है भाई। यार इसलिए बनता है क्योंकि एफसीसी और सीसीपी के कोरस्पॉन्डिंग पैकिंग एफिशिएंसी मैक्सिमम मिलती है। ठीक है जी, इसके कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी मिलती है। इट हैज मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी। आप जानते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के केस में पैकिंग एफिशिएंसी मैक्सिमम मिलती है। मामला क्लियर है। तो यार बिगर एटम एनायन होगा जनरली, और इसने लैटिस बनाया होगा। किस टाइप का लैटिस बनाया होगा इसका मैंने आपको आइडिया दे दिया है। जनरली इस टाइप का लैटिस बनाया होगा, एफसीसी और सीसीपी टाइप का लैटिस बनाया होगा। और कैटायन स्मॉलर आयन कहां मौजूद होंगे, वॉइड में। वॉइड देखिए टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, क्यूबिक, इस प्रकार से हम देखने वाले हैं आयनिक कंपाउंड्स के केस में। और यहां पर मौजूद होंगे कौन, स्मॉलर आयंस, कैटायंस। यार एक पर्टिकुलर टाइप के कैटायंस ने कौन से वॉइड्स को ऑक्यूपाई किया होगा, इस प्रकार से आर प्लस बाय आर माइनस से आइडिया हो जाएगा। ये देखिए पूरी रेंज आपके सामने है। तो आर प्लस बाय आर माइनस की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम देख लेंगे। ठीक है जी, एक्सपेरिमेंटली हमें मिल जाएगी और देख लेंगे यार कौन सी रेंज में लाई कर रही है। जिस भी रेंज में लाई कर रही होगी, जिस भी टाइप के वॉइड की रेडियस रेशियो की रेंज में लाई कर रही होगी, उस टाइप का वॉइड यार कैटायन ने, स्मॉलर आयन ने ऑक्यूपाई किया होगा। तो कोई टेंशन नहीं है, इस पॉइंट को नोट कर लो यार। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन टू रेडियस ऑफ एनायन इज नेम्ड एज रेडियस रेशियो ऑफ आयनिक कंपाउंड। जानते हैं आर प्लस बाय आर माइनस, ये क्या है, आर प्लस बाय आर माइनस। पूरा कमाल इसी का ही होने वाला है। ये क्या है, ये यार रेडियस रेशियो ऑफ आयनिक कंपाउंड है। ठीक है जी, और यही हमें आइडिया देगा किस टाइप का वॉइड स्मॉलर आयन ने ऑक्यूपाई किया होगा। दिस गिव्स द आइडिया अबाउट टाइप ऑफ वॉइड ऑक्यूपाइड बाय स्मॉलर आयन, टाइप ऑफ वॉइड ऑक्यूपाइड बाय स्मॉलर आयन, बाय स्मॉलर आयन। जनरली स्मॉलर आयन कैटायन होगा तो देख लेंगे भाई इसकी वैल्यू से, क्या देख लेंगे,
इसकी वैल्यू से क्या देख लेंगे, कौन से टाइप का वॉइड ऑक्यूपाई किया है. इट गिव्स आइडिया अबाउट द टाइप ऑफ वॉइड ऑक्यूपाइड बाय स्मॉलर आयन. जनरली स्मॉलर आयन इज कैटायन, जनरली स्मॉलर आयन इज कैटायन. ठीक है जी. जहां पर एनायन स्मॉलर होगा मैं आपको पहले ही बता दूंगा, बाकी केसेस में आप क्या मान लेंगे, कैटायन क्या है, स्मॉलर है. चले आगे. चलिए भाई, अब देरी नहीं करनी, जल्दी से आयनिक कंपाउंड का डिस्कशन हमें स्टार्ट करना है. एक और पॉइंट देख लीजिए डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले कि यार मैक्सिमम स्टेबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए. उसके बाद मुझे लगता है ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप बना पाएंगे. इस पॉइंट को और आप अंडरस्टैंड कर लें. इन आयनिक कंपाउंड्स फॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी, क्राइटेरिया फॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी, मतलब आयनिक कंपाउंड हंसता खेलता आपको कब मिल पाएगा, मतलब बिंदास कब होगा, ज्यादा स्टेबिलिटी कब होगी. आयनिक कंपाउंड यार मैक्सिमम स्टेबिलिटी के साथ हंसता खेलता आपको तब मिल पाएगा जब पोटेंशियल एनर्जी कम होगी. पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी, अट्रैक्शन ज्यादा होगी. एनर्जी कम कब होगी, जब अट्रैक्शन ज्यादा होगी. ठीक है जी. तो उस केस में स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी. अब देखिए यार स्टेबिलिटी ज्यादा कब होगी, अट्रैक्शन ज्यादा कब होगी. स्टेबिलिटी ज्यादा कब होगी, जब अट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी. ठीक है. तब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होगी. जब यार आपने फिजिक्स में भी सुना होगा अपोजिटली चार्ज्ड पार्टिकल्स अगर इंटरेक्शन में है, ज्यादा इंटरेक्शन में है, प्लस माइनस के साथ ज्यादा इंटरेक्शन में है, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही होगी और वहां यार स्टेबिलिटी ज्यादा होगी. यानी ज्यादा स्टेबिलिटी के लिए अपोजिटली चार्ज्ड पार्टिकल्स की प्लस की माइनस के साथ ज्यादा इंटरेक्शन होनी चाहिए. तब आयनिक कंपाउंड बिल्कुल बिंदास होगा, खुश होगा, स्टेबल होगा. ठीक है जी. तो देखिए पॉइंट नंबर 1, ए कैटायन मस्ट बी सराउंडेड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ एनायंस एंड वाइस वर्सा. कैटायन के चारों तरफ क्या होने चाहिए भैया, कैटायन के चारों तरफ एनायन होने चाहिए. इस प्रकार से कैटायन के चारों तरफ क्या होने चाहिए, एनायन होने चाहिए इसको स्टेबलाइज करने के लिए. और यार एनायन के चारों तरफ क्या होने चाहिए, कैटायन होने चाहिए. तभी जाकर तो अट्रैक्शन ज्यादा हो पाएगी. एक कैटायन के चारों तरफ कितने एनायन होंगे, एक एनायन के चारों तरफ कितने कैटायन होंगे, इस पूरी कहानी को हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं. बट यार इस प्रकार की अरेंजमेंट होनी चाहिए ताकि अट्रैक्शन ज्यादा हो. ऐसी अरेंजमेंट होगी कैटायन के चारों तरफ एनायन होंगे, एनायन के चारों तरफ कैटायन होंगे, तो यार अट्रैक्शन ज्यादा होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी. अट्रैक्शन ज्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी. मामला क्लियर है. आई होप इस पॉइंट को आपने अंडरस्टैंड किया होगा. एनायन एनायन, कैटायन कैटायन कॉन्टेक्ट शुड बी अवॉइडेड. जी हां, प्लस प्लस से नफरत करता है यार. लाइक चार्ज पार्टिकल्स कभी भी कॉन्टेक्ट में नहीं रहना चाहेंगे. ऐसी इंटरेक्शन नहीं होगी. माइनस माइनस के साथ इंटरेक्शन में नहीं आना चाहेगा, क्योंकि ऐसा हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी. और कभी भी आयनिक कंपाउंड किसी हालत में ऐसा नहीं करना चाहेगा, अपनी एनर्जी को इंक्रीज नहीं करना चाहेगा, अपनी स्टेबिलिटी को डिक्रीज नहीं करना चाहेगा, अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना चाहेगा. ठीक है जी. तो आयनिक कंपाउंड कुशल मंगल कब रह पाएगा, जब प्लस माइनस के साथ इंटरेक्शन में हो और माइनस प्लस के साथ इंटरेक्शन में हो. यानी ये इंटरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी. जैसे आप फिजिक्स में डील कर चुके हैं, चार्ज पार्टिकल्स के केस में जो अट्रैक्शन होती है वैसी अट्रैक्शन यार यहां भी होगी, पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस के बीच, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही होगी. और यार ऐसी इंटरेक्शन कोई हमें कंसिडर करना है जिसे स्टेबिलिटी इंक्रीज हो. यही तो यार नेचर का भी रूल है. हर चीज दुनिया में स्टेबल होना चाहती है. हम भी स्टेबल होना चाहते हैं, पढ़ लिख कर स्टेबल होना चाहते हैं. तो यार कंपाउंड को भी क्या पसंद है, कंपाउंड को भी स्टेबिलिटी पसंद है. मामला क्लियर है. अब बारी है यार NaCl रॉक सोल्ट के स्ट्रक्चर को जानने की. एक शानदार, एक बेहतरीन स्ट्रक्चर आप देख पाएंगे रॉक सोल्ट का.
इसको देखने के लिए आपको रेडियस रेशियो पता होना चाहिए NaCl का। क्या रेडियस रेशियो होगा? RNA प्लस बाय RCl माइनस कितना होगा? कैलकुलेट करो भाई, कितना होगा? अब आप कहेंगे इसके लिए डेटा होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल डेटा। हाँ, डेटा तो होना चाहिए, लेकिन यार एक बार मैं आपको बता दूंगा तो आप इसको याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। देखिए, R प्लस बाय R माइनस, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0.52 मिलती है। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी मिलती है? 0.52 मिलती है। इसकी मिलती है अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0.52। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो रेडियस रेशियो है ये लाई करता है, ये लाई करता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेंज में। इट लाइज इन रेंज ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियस रेशियो की रेंज में लाई करता है। इट लाइज इन रेंज ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, है ना। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के रेडियस रेशियो की रेंज में लाई करता है। रेंज ऑफ रेडियस रेशियो फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है जी। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए जो रेडियस रेशियो की रेंज हमने डिफाइन कर रखी है, कौन सी? R प्लस बाय R माइनस। क्या रेंज डिफाइन की है? 0.414 टू 0.732। इस रेंज में लाई करता है। देखिए, इसमें कहीं लाई कर रहा होगा, है ना, इसमें कहीं लाई कर रहा होगा। इधर 0.414 है, उधर क्या है? 0.732 है। इसी रेंज में तो लाई कर रहा होगा यार। यहां से चलना स्टार्ट करेंगे तो कहीं बीच में आपको रेडियस रेशियो की ये वैल्यू मिल रही होगी, और ये वैल्यू किसके लिए होगी? NaCl, रॉक सोल्ट के लिए होगी। किसके लिए होगी? NaCl, रॉक सोल्ट के लिए होगी। तो यार ये जो वैल्यू है R प्लस बाय R माइनस की, ये लेस देन 1 है, यानी इस केस में कंफर्म हो गया है Cl माइनस ही बिगर है Na प्लस। जी हाँ, जनरली एनायन ही बिगर होगा कैटायन से। रेडियस रेशियो 1 से कम मिल रहा है, इसका क्या मीनिंग है? ये ग्रेटर है और ये क्या है? लेसर है। अगर यार ये ग्रेटर है, एनायन बिगर है और कैटायन स्मॉलर है, तो आप क्या बोल सकते हैं? मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी के लिए, मैक्सिमम स्टेबिलिटी के लिए ये जो एनायंस है, किस प्रकार का लैटिस बनाना चाहेंगे? कैसा लैटिस बनाएंगे? सोचिए इसके बारे में। एनायंस फॉर्म CCP और FCC। एनायंस क्या बनाएंगे? मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी को देखिए एक्वायर करने के लिए, अटेन करने के लिए क्या करना चाहेंगे? Cl माइनस आयंस फॉर्म FCC और CCP लैटिस। और कैटायन कहां मौजूद होंगे? ये रेडियस रेशियो की रेंज देखिए आप, कौन सी रेंज में लाई कर रही है ये वैल्यू? ये यार ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए जो रेडियस रेशियो की रेंज है वहां लाई करती है वैल्यू। तो हम क्या बोल सकते हैं? while Na plus ions occupy all octahedral voids। Na plus ions कहां ऑक्यूपाई करते हैं? तो ये देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियस रेशियो की रेंज है। इसमें देखिए इस प्रकार से इसका रेडियस रेशियो लाई कर रहा होगा, तो हम क्या बोल देंगे? Na plus ions occupy all octahedral voids। ठीक है जी, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में मौजूद होंगे। तो यार किस प्रकार से आपको NaCl मिल रहा होगा? देखिए, FCC बनाया होगा नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस ने। FCC किसने बनाया होगा? नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस ने, बिगर आयंस ने। तो FCC के केस में आयंस कहां मौजूद होंगे? कॉर्नर्स पर मौजूद होंगे। बिल्कुल 8 कॉर्नर्स हैं। एनायंस कॉर्नर्स पर मौजूद होंगे, बिल्कुल 8 कॉर्नर्स हैं। बना लो भैया। ये मैंने Cl माइनस आयंस को ड्रॉ किया, व्हाइट से मैंने Cl माइनस आयंस को ड्रॉ किया। अभी क्या हमने FCC को ड्रॉ कर लिया? जी नहीं, कॉर्नर पर तो आयंस होंगे ही, साथ में फेस सेंटर पर भी होंगे, तभी तो यार फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बन पाएगा। हम यहां पूरा लैटिस नहीं बनाएंगे, हम यहां पर बनाएंगे यार एक यूनिट सेल। तो देखिए Cl माइनस कॉर्नर पर होंगे FCC के केस में, और फेस सेंटर पर भी मौजूद होंगे। ये सामने वाला फेस सेंटर है, यहां भी होगा Cl माइनस। ये पीछे जो फेस सेंटर है वहां भी होगा Cl माइनस। मामला क्लियर है? इस प्रकार से FCC को आपने भी ड्रॉ कर लिया होगा। अब देखिए
अब बारी है यार Na+ को ड्रॉ करने की। Na+ मौजूद होंगे रेडियस रेशियो की रेंज से, आपने आइडिया लगा लिया है। Na+ कहां मौजूद होंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में। और स्टोइक्योमेट्री को मेंटेन करना है, किस प्रकार से मेंटेन करना है इसकी बात भी मैं करूंगा। तो यार सारे ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई होंगे तभी स्टोइक्योमेट्री मेंटेन होगी। ये स्टोइक्योमेट्री क्या है, मतलब कैसे मेंटेन होगी, करेंगे इसकी बात। रुको जरा, देखिए Na+ आयंस को ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करना है। Na+ आयंस को ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को क्या करना, कवर करना है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहां होगा, बॉडी सेंटर पर होगा, और सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करना है। तो यार ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स तो एज सेंटर पर भी मिलते हैं, याद होगा आपको। अरे लोकेशन ऑफ वॉइड्स में पढ़ा है मैंने, अगर नहीं याद है तो जल्दी से नोट्स देख लें आप। लोकेशन ऑफ वॉइड्स में मैंने आपको बताया एफसीसी के केस में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहां मिलते हैं, क्या लोकेशन मिलती है। एक तो बॉडी सेंटर और एज सेंटर। तो ये है बॉडी सेंटर पर Na+ ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहां भी होगा, यहां भी बन पाएगा। और यार ऑक्टाहेड्रल वॉइड एज सेंटर पर भी मिल रहा होगा, एज सेंटर पर भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिल रहा होगा। इस प्रकार से वहां भी Na+ आयन होगा, एज सेंटर पर भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिल रहा होगा, वहां भी यार Na+ आयन होगा, वहां भी Na+ आयन होगा। एज सेंटर पर भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिल रहा होगा, वहां भी Na+ आयन होगा। तो यार इस प्रकार से Na+ मिल रहे होंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में, ठीक है जी। ये हमारे सामने NaCl का यूनिट सेल है, यूनिट सेल ऑफ NaCl। और इसका देखिए क्या सिंपलेस्ट फॉर्मूला होगा, Na1Cl1। और क्या फॉर्मूला होगा एग्जैक्टली कितने Na+ कितने Cl- आयंस होंगे। Na1Cl1 ये तो यार सिंपलेस्ट फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ Na+ नंबर ऑफ Cl- का रेशियो लेने के बाद ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला मिल रहा होगा। लेकिन एक यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ Na+ कितने होंगे, इफेक्टिव नंबर ऑफ Cl- कितने होंगे। देखिए यार Cl- ने लैटिस बनाया, Na+ आयन सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में मौजूद होंगे। ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखिए इस प्रकार से बॉडी सेंटर और एज सेंटर्स पर मिलते हैं। इस प्रकार से हमने वहां पर Na+ को लोकेट कर लिया है और Cl- को कॉर्नर्स और फेस सेंटर्स पर लोकेट कर लिया है। शानदार अंदाज में हमें NaCl का यूनिट सेल मिल रहा होगा। अब हम बात करेंगे इफेक्टिव नंबर ऑफ Na+ की। Na+ बॉडी सेंटर पर है फुल कंट्रीब्यूशन के साथ, और 12 Na+ एज सेंटर्स पर है 1/4 कंट्रीब्यूशन के साथ। हर एज सेंटर पर रखे Na+ का कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल में कितना होगा, 1/4 होगा, ठीक है जी। और ऐसे एज सेंटर्स पर कितने Na+ होंगे, यार 12 एजेस हैं तो 12 ही एज सेंटर्स होंगे और 1/4 कंट्रीब्यूशन के साथ होंगे। तो इस प्रकार से ये हमने कंट्रीब्यूशन एज सेंटर से कंसिडर किया, ये हमने यार बॉडी सेंटर से कंट्रीब्यूशन कंसिडर किया। बॉडी सेंटर पर भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिलता है, एज सेंटर पर भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिलता है। तो इस प्रकार से 12 एज सेंटर्स हैं, वहां पर देखिए 12 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे, 1/4 कंट्रीब्यूशन के साथ वहां पर Na+ मौजूद होंगे। और यार फुल कंट्रीब्यूशन के साथ Na+ जहां बॉडी सेंटर पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वहां मौजूद होगा। इसे यार कोई दूसरा यूनिट सेल शेयर नहीं कर रहा होगा, लेकिन एज सेंटर पर जो Na+ होंगे उनको यार दूसरे यूनिट सेल भी शेयर कर रहे होंगे। कितना कंट्रीब्यूशन होगा एक यूनिट सेल में, 1/4। तो 12 इंटू 1/4 किया, ठीक है जी। यहां से Z Na+ कितना मिल रहा होगा, इफेक्टिव नंबर ऑफ Na+ पर यूनिट सेल कितने होंगे, 4 होंगे। सिमिलरली Z4Cl- हमें फाइंड करना होगा। Cl- 8 कॉर्नर्स पर है 1/8 कंट्रीब्यूशन के साथ, और यार 6 फेस सेंटर्स पर है 1/2 कंट्रीब्यूशन के साथ। ये देखिए ये कॉर्नर की कोरस्पोंडिंग कैलकुलेशन है और ये यार फेस सेंटर की कोरस्पोंडिंग कैलकुलेशन है। क्या मिलता है यहां से, Z4Cl- हमें मिलता है 4, ठीक है जी। Z4Na+4 है, Z4Cl- कितना है, 4 है। तो यार पर यूनिट सेल फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला पर यूनिट सेल क्या होगा, ये होगा Na4Cl4। क्या होगा, Na4Cl4। चले आगे,
चलिए 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 आगे चलते हैं यार। स्ट्रक्चर की तो आपको पूरी फील आ जानी चाहिए। Cl माइनस किस प्रकार से कॉर्नर्स और फेस सेंटर्स पर हैं, Na प्लस किस प्रकार से ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में मौजूद हैं, ये दिमाग में यार क्लियरली आपको नजर आ जाना चाहिए और प्रिंट हो जाना चाहिए। मुझे लगता है अगर आपने यार अंडरस्टैंडिंग बना ली है तो मुझे लगता है ये आपकी दिल और दिमाग दोनों में कैद हो जाना चाहिए। हो गया है दिल और दिमाग दोनों में कैद? अरे अपना अपना सा लग रहा है पराया तो नहीं लग रहा है। कर लिया आपने इसको याद? तो चले आगे फिर। चलिए अगर आपने इसको याद कर लिया है तो आगे चलते हैं यार। आगे हम बात करेंगे यार इफेक्टिव नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट सेल की ये तो यार हमें जस्ट रिवाइज करना है। Z4Na प्लस 4, Z4Cl माइनस 4 देख चुके हैं, ठीक है जी। इफेक्टिव नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट सेल आपके सामने। फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल क्या होगा अगर इफेक्टिव नंबर ऑफ आयंस 4 होंगे पर यूनिट सेल? फॉर्मूला होगा यार Na4Cl4। फॉर्मूला ये होगा। चले आगे। चलिए भाई फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड। यार आयनिक कंपाउंड के केस में फॉर्मूला क्या होगा? ऐसे काफी सारे यूनिट सेल होंगे, मान लेते हैं n यूनिट सेल होंगे। एक यूनिट सेल के केस में फॉर्मूला ये है, तो अगर n यूनिट सेल हुए, क्योंकि यार क्रिस्टल अगर बड़ा है तो ज्यादा यूनिट सेल होंगे, क्रिस्टल छोटा है तो कम यूनिट सेल होंगे। तो आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है? अगर n यूनिट सेल है तो n से मल्टीप्लाई करना होगा, ये है। और ये होगा यार मोलिकुलर फॉर्मूला। अगर n की वैल्यू आपको पता चल जाए तो ये क्या होगा? मोलिकुलर फॉर्मूला होगा। लेकिन आपको पता है आयनिक कंपाउंड्स के केस में जो मीनिंगफुल होगा, जो क्या होगा? मीनिंगफुल होगा, वह फॉर्मूला सिंपलेस्ट फॉर्मूला होगा। तो जब भी आयनिक कंपाउंड्स के लिए फॉर्मूला की बात होगी तो यार हम सिंपलेस्ट फॉर्मूला की बात कर रहे होंगे। फॉर आयनिक कंपाउंड सिंपलेस्ट फॉर्मूला इज मीनिंगफुल। फॉर आयनिक कंपाउंड्स, क्योंकि n की वैल्यू तो कितने भी हो सकती है, क्रिस्टल बड़ा होगा तो वैल्यू ज्यादा होगी, छोटा होगा तो n की वैल्यू क्या होगी? कम होगी, कम यूनिट सेल होंगे। फॉर आयनिक कंपाउंड्स, फॉर आयनिक कंपाउंड्स सिंपलेस्ट और इंपिरिकल फॉर्मूला इज मीनिंगफुल, अगर यार सिंपलेस्ट फॉर्मूला मीनिंगफुल है तो क्या है ये? फिर क्या होगा सिंपलेस्ट फॉर्मूला जो मीनिंगफुल है? यार नंबर ऑफ Na प्लस नंबर ऑफ Cl माइनस का रेशियो लेने के बाद आपको सिंपलेस्ट और इंपिरिकल फॉर्मूला मिल रहा होगा। कैसे रेशियो लेने पर? देखिए 4n से 4n कैंसिल हो जाएगा, यानी कॉमन मिल जाएगा। यहां 4n कॉमन मिल जाएगा तो आपको Na1Cl1 मिल रहा होगा, ठीक है जी। रेशियो लेने के बाद नंबर ऑफ Na प्लस नंबर ऑफ Cl माइनस, रेशियो लेने के बाद 4n से 4n कैंसिल हो जाएगा। या फिर आप ऐसा मान लीजिए 4n यहां से 4n यहां से 4n आपको कॉमन मिल रहा होगा, और कॉमन लेने के बाद, रेशियो लेने के बाद Na1Cl1, ये होगा इसका सिंपलेस्ट और इंपिरिकल फॉर्मूला। आपने यार 11th क्लास में अंडरस्टैंड किया होगा सिंपलेस्ट फॉर्मूला और इंपिरिकल फॉर्मूला। इस प्रकार से जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका रेशियो लेने पर हमें मिलता है। तो ये होगा रेशियो लेने पर 1:1 में ये पार्टिकल्स मिल रहे होंगे। तो Na1Cl1 आपको सिंपलेस्ट और इंपिरिकल फॉर्मूला मिल रहा होगा। अब देखिए यार रिलेशन बिटवीन एज लेंथ A RNA प्लस RCl माइनस क्या होगा? चलिए इसकी बात करें, क्या रिलेशन होगा? इस प्रकार से यार आप एक काम कीजिए। क्या काम कीजिए? आप इस प्रकार से एनायनिक स्फीयर को ड्रॉ कर लें, ठीक है। ये एक एनायनिक स्फीयर है और एक एनायनिक स्फीयर आपके सामने ये है, ठीक है जी। और आप एक कैटायनिक स्फीयर को भी ड्रॉ कर लें, ठीक है। कैटायन स्मॉलर होगा, तो देखिए इस प्रकार से इसका साइज आपको छोटा मिल रहा होगा, ठीक है जी। और ये यार कॉन्टेक्ट में होंगे। अगर एज की अलोंग बात करें तो ये इस प्रकार से कॉन्टेक्ट में होंगे, ये इस प्रकार से कॉन्टेक्ट में होंगे। ये देखिए यहां से एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक अगर हम जाएं तो ये देखना इस प्रकार से कॉन्टेक्ट में होंगे। ये क्या है? ये हमारे पास है
Cl माइनस, ये Cl माइनस, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है, ये दूसरा Cl माइनस है, और ये क्या है, एज सेंटर पर क्या है, ये क्या है, ये हमारे पास Na प्लस है, ठीक है जी। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में मौजूद होगा, ये Na प्लस है। तो ये Cl माइनस 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 और ये देखिए प्लस इस प्रकार से इंटरेक्शन में होंगे तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में मौजूद है, यानी एज सेंटर पर यहां पर मौजूद है, ऐसे इंटरेक्शन होंगी। तो जरा देखिए यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ए की टर्म्स में एज लेंथ ए से एक्सप्रेस किया जा सकता है, और आर की टर्म्स में से इस प्रकार से एक्सप्रेस किया जा सकता है, यहां से यहां तक क्या है, आर माइनस यानी आर Cl माइनस, ठीक है। यहां से यहां तक आर Cl माइनस, और यहां से यार यहां तक आर Na प्लस, और इसके बाद यहां से यहां तक आर Na प्लस, इसके बाद यहां से यहां तक आर Cl माइनस, ये डिस्टेंस है सेम, इसे स्मॉल ए से भी इंडिकेट किया जा सकता है और इनकी रेडियस से भी इंडिकेट किया जा सकता है। यानी अगर ये सेम डिस्टेंस है तो ए से इसको इक्वेट किया जाएगा, जी हाँ, ए से इसको इक्वेट किया जाएगा। इक्वेट करने पर क्या मिल रहा होगा, 2RNA प्लस 2RCl माइनस इज इक्वल टू ए, ठीक है ना। दो बार देखिए RNA प्लस है तो इसको मैंने इस प्रकार से कंबाइन करते हुए लिख दिया 2RNA प्लस, दो बार RCl माइनस है, इसको भी मैंने कंबाइन कर दिया तो इस प्रकार मैंने 2Cl माइनस इंडिकेट कर दिया। अब देखिए 2 से डिवाइड किया जाए तो क्या मिलता है, RNA प्लस प्लस RCl माइनस इज इक्वल टू A/2, ये रिलेशन मिलता है। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, हो सकता है कैटायन एनायन का रेडियस आपको दिया हो और क्या फाइंड करना हो, एज लेंथ ए फाइंड आपको करनी हो तो कर लेंगे यार। इनमें से यार कोई भी दो वैल्यूज आपको दी है तो तीसरी वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ सकती है एग्जाम में। तो ये रिलेशन आपको डायरेक्ट याद होगा तो मुझे लगता है आप फाइंड कर पाएंगे, नहीं याद होगा तो आप फाइंड नहीं कर पाएंगे, जो भी अननोन होगा उसको आप फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है रिलेशन आपने याद कर लिया होगा तो अब आप आसानी के साथ जो भी अननोन होगा उसे फाइंड कर पाएंगे। ये देखिए ये NaCl स्ट्रक्चर आपके सामने है, तो मैंने क्या किया, यहां से यहां तक मैंने देखिए इस प्रकार से एज लेंथ को स्मॉल a से इंडिकेट कर लिया, और ये तीनों कॉन्टेक्ट में होंगे, ये तीनों कॉन्टेक्ट में होंगे, इस प्रकार से कॉन्टेक्ट में होंगे। तो स्मॉल a है, इसको R प्लस R माइनस की फॉर्म में इस प्रकार से इंडिकेट कर लिया है, ठीक है जी। और इस प्रकार से अगर ये सेम डिस्टेंस जिसे a से इंडिकेट किया, R प्लस R माइनस से इंडिकेट किया है, तो इनको इक्वेट भी किया जा सकता है। इक्वेट करने पर क्या मिलेगा हमें, R प्लस प्लस R माइनस इज इक्वल टू A/2, ठीक है जी, याद हो गया, वेरी गुड। अब यार अगर हमें डेंसिटी यहां पर एक्सप्रेस करनी हो तो कैसे कर पाएंगे, NaCl स्ट्रक्चर के केस में डेंसिटी को कैसे एक्सप्रेस कर पाएंगे, ध्यान से देखिए। डेंसिटी को एक्सप्रेस करना है तो डेंसिटी का वही फॉर्मूला लगा दें यार, क्यूबिक यूनिट सेल के लिए जो डेंसिटी का फॉर्मूला है Z इंटू एम डिवाइडेड बाय A³ इंटू Na। यहां Z कितना पुट करेंगे, Na4Cl4 हमें फॉर्मूला मिल पाया है, यानी पर यूनिट सेल 4Na प्लस है 4Cl माइनस है, तो 4 हमें कॉमन मिल रहा होगा, तो इस प्रकार से 4Na प्लस 4Cl माइनस है, 4 कॉमन लेने के बाद हमें देखिए इफेक्टिव नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स 4 मिलती हैं, ठीक है जी। ये मास किसका पुट करेंगे, ये मास NaCl का पुट किया जाएगा, मोलर मास ऑफ NaCl जो कि सोडियम का है 23, क्लोरीन का है 35.5, ये यहां पुट किया जाएगा। और यहां से देखिए Na4Cl4 से 4 कॉमन ले लिया है, अगर 4 कॉमन ले लिया है तो Z कितना पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे। अगर आप यहां पर मोलर मास Na4Cl4 का पुट कर देंगे तो मतलब आपने कुछ कॉमन नहीं लिया है, अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो Z को फिर 1 पुट करना होगा। अगर Z को 4 पुट करेंगे मतलब मास आप पुट करने वाले हैं Na1Cl1 का, क्योंकि 4 तो आपने कॉमन ले लिया। आप 4 से इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर लें, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लें इस प्रकार से 23 इंटू 4 प्लस 35.5 इंटू 4,
या तो ऐसे मल्टीप्लाई कर लें, या फिर आप 4 को कॉमन लेकर इसको ऐड करते हुए Na+Cl- के मोलर मासेस को ऐड करते हुए अब बाद में 4 से मल्टीप्लाई कर लो। इस प्रकार से बात तो एक ही है, ठीक है। तो जैसे मर्जी आप करना चाहें वैसे मर्जी कर पाएंगे। 4 को पहले कॉमन ले लें या फिर 4 को कॉमन ना लें। अगर 4 को कॉमन लेंगे तो Z4 मिल रहा होगा और Na1Cl1 के कोरस्पॉन्डिंग आप यहां पर मास पुट कर रहे होंगे। 4 को कॉमन नहीं लेंगे तो Z को आप 1 पुट कर देंगे, मास Na4Cl4 के कोरस्पॉन्डिंग आप यहां पर पुट कर रहे होंगे। कोई टेंशन नहीं है। ए एंड आर का रिलेशन आप यूज कर सकते हैं, R प्लस R माइनस इज इक्वल टू A/2। एवोगैड्रो नंबर को आप जानते हैं, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। तो यार इस प्रकार से वैल्यूज पुट करने पर कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी होंगी, वैल्यूज पुट करने पर वहां से दी गई इंफॉर्मेशन से वैल्यूज पुट करने पर आपको फाइनल आंसर डेंसिटी का मिल जाएगा। बस आपको ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। और यार डेंसिटी का ये फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया है, आप भूल नहीं सकते हैं। मैंने काफी बार इस फॉर्मूला से रिलेटेड बात की है। आगे देखिए, इफेक्टिव नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स कितनी होंगी? इफेक्टिव नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स 4 होंगी भाई। देखिए फॉर्मूला पर यूनिट सेल ये मिलता है, 4 को कॉमन लेने के बाद NaCl, ये फॉर्मूला यूनिट्स कितनी मिल रही होंगी? इफेक्टिव नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स विल बी 4। ये आपके सामने 4 कॉमन लेने के बाद NaCl टाइप की जो फॉर्मूला यूनिट होंगी कितनी होंगी? ये 4 होंगी। अब बारी है यार कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या मीनिंग है? नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स। कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या मीनिंग है? नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, ठीक है जी। जैसे आपके जो पड़ोसी हैं जिनसे आपकी ज्यादा बनती है, जिनके साथ आपके घर की दीवार लगती है ये होंगे आपके लिए नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, ठीक है जी। तो यहां देखिए नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स किस प्रकार से मिल रहे होंगे। Na+ के नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स कितने होंगे? ये यार 6 होंगे। कैसे पता? क्योंकि हम जानते हैं इस प्रकार से 6 आयन से ऑक्टाहेड्रन बना होगा, 6 आयन से 6Cl- से ऑक्टाहेड्रन बना होगा, तभी तो यार ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में मौजूद है। अगर Na+ ऑक्टाहेड्रल वॉइड में मौजूद है तो जरूर Cl- ने ऑक्टाहेड्रन बनाया होगा। तो मैक्सिमम इंटरेक्शन हो इस प्रकार से अपोजिटली चार्ज्ड पार्टिकल्स की। तो Na+ कहां मौजूद होगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। ये मौजूद होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। रेडियस रेशियो से आपको इसकी जानकारी मिल पाई है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होगा। तो इसके साथ इंटरेक्शन में यार कितने स्पीसीज होंगे, कितने Cl- आयंस होंगे? यार प्लस के साथ तो माइनस ही तो इंटरेक्शन में होंगे। अगर इन नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज Cl- ने अगर यहां पर ऑक्टाहेड्रन बनाया होगा, क्या बनाया है? ऑक्टाहेड्रन बनाया होगा, तो क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होगा? सोचिए क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर होगा यार इस प्रकार से Na+ का 6 कितने कॉन्टेक्ट में होंगे? नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर 1 2 3 4 5 6, 6 ने ही यार ऑक्टाहेड्रन बनाया होगा, तभी तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में मौजूद है। तभी तो यार इसका जो रेडियस रेशियो मिलता है ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेंज में मिलता है। ये यहाँ मौजूद होगा तभी तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेंज में मिलता है, ठीक है जी। ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियस रेशियो की रेंज में मिलता है इसका रेडियस रेशियो RNA+/RCl-, जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू की हम बात भी कर चुके हैं 0.52, ठीक है। तो यार इस प्रकार से नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर Na+ के 6 होंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+ 6 होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि नहीं सर हमें ज्यादा फील दिलाइए, है ना, ऐसे मजा नहीं आया। तो चलिए भाई ज्यादा फील के लिए यहां चलते हैं। देखना ये जो बॉडी सेंटर पर Na+ है, इसे ध्यान से देखना, गौर से देखना। जो बॉडी सेंटर पर Na+ है, जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में Na+ है, इसके साथ कितने Cl- कॉन्टेक्ट में? ये कॉन्टेक्ट में है, ये कॉन्टेक्ट में है, आगे पीछे Cl- कॉन्टेक्ट में है, ऊपर Cl- कॉन्टेक्ट में है, नीचे Cl- कॉन्टेक्ट में है,
लेफ्ट में जो Cl माइनस ये कॉन्टेक्ट में है, राइट में जो Cl माइनस देखिए ये कॉन्टेक्ट में है। आप देख रहे होंगे इस प्रकार से ऑक्टाहेड्रन बन रहा होगा। ये देखिए ये 4 एक प्लेन में है, कैसे ऑक्टाहेड्रन बन रहा होगा देख लीजिए। ये 4 एक प्लेन में है, ये 4 एक प्लेन में है, ये 4 एक प्लेन में है, ये सामने है, ये पीछे है। और बॉडी सेंटर पर क्या मिलता है आपको? ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिलता है, जहां पर कौन मौजूद है? Na+ मौजूद है। आप देख रहे होंगे इस प्रकार से एक Na+ को कितने Cl- ने टच किया होगा, ताकि इंटरेक्शन मैक्सिमम हो, स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो। देखिए आपके सामने है कितने Cl- ने टच किया है। मुझे तो लगता है यार 6 Cl- ने टच किया, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इसका? Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स जो Na+ के हैं, पड़ोसी Cl- कितने हैं? 6 हैं। क्लियर हुआ? अब यार Cl- का कोऑर्डिनेशन नंबर भी आपको पता होना चाहिए। Cl- का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? देखिए Cl- के कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए आप क्या करें, आप इस कॉर्नर पर बैठे Cl- को ध्यान से देखें, गौर से देखें। देख लिया है? इसके साथ देखिए कांटेक्ट में कौन है, इसके साथ कांटेक्ट में ये है, ये है, ये है, और इसके अलावा कौन से Na+ कांटेक्ट में है? देखिए इसके अलावा यार ऊपर जब आप यहां पर यूनिट सेल बनाएंगे तो नीचे एज सेंटर का Na+ इसके साथ कांटेक्ट में है, तो ऊपर भी यार यहां भी एज सेंटर का Na+ इसके साथ क्या होगा? कांटेक्ट में होगा। बगल में आप यूनिट सेल बनाएंगे, यहां बनाएंगे, तो लेफ्ट साइड एज सेंटर पर Na+ जो बैठा है ये इसके साथ कांटेक्ट में है, तो यार यहां भी तो एज सेंटर है, ये भी तो इसके साथ कांटेक्ट में होगा। जैसे नीचे कांटेक्ट में होगा वैसे ऊपर कांटेक्ट में होगा, जैसे लेफ्ट साइड कांटेक्ट में होगा वैसे यार राइट साइड Na+ कांटेक्ट में होगा। जैसे यार इस तरफ सामने आने पर Na+ कांटेक्ट में मिल रहा होगा Cl- के, तो पीछे जो यूनिट सेल होगा, ठीक है जी, पीछे जो यूनिट सेल होगा इसके एज सेंटर पर, यहां देखिए इसके एज सेंटर पर यहां क्या मिल रहा होगा? यहां भी तो यार Na+ मिल रहा होगा। अगर सामने इस प्रकार से इंटरेक्शन में है, इसके कांटेक्ट में है, तो पीछे यहां देखिए इसके अपोजिट साइड जाने पर ये भी तो कांटेक्ट में होगा, ये Na+ भी तो कांटेक्ट में होगा। अरे सिमेट्री से देखिए, आगे अगर कांटेक्ट में है तो पीछे भी कांटेक्ट में होगा, नीचे अगर कांटेक्ट में है तो ऊपर भी कांटेक्ट में होगा, लेफ्ट साइड अगर Na+ कांटेक्ट में है तो राइट साइड भी Na+ कांटेक्ट में होगा। किसके? कॉर्नर पर बैठे Cl- के साथ। यानी यार सिमिलर टाइप की इंटरेक्शन Cl- के केस में भी मिल रही होगी। सिमिलर टाइप का क्या मीनिंग है? मतलब Cl- इस प्रकार से मौजूद हो, Cl- इस प्रकार से मौजूद हो और 6 Na+ से सराउंडेड हो। ऊपर Na+ कांटेक्ट में होगा, नीचे Na+ कांटेक्ट में होगा, आगे Na+ कांटेक्ट में होगा, पीछे Na+ कांटेक्ट में होगा, ठीक है जी, राइट साइड Na+ कांटेक्ट में होगा, लेफ्ट साइड Na+ कांटेक्ट में होगा। इस प्रकार से यार सिमिलर इंटरेक्शन आपको Cl- के केस में भी मिल रही होंगी। यानी एक Cl- 6 Na+ से सराउंडेड होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl- कितना होगा? यार इसके साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में कितने Na+ होंगे? इसके साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में 6 Na+ होंगे। कैसे होंगे ये देखिए, यहां आपने विजुलाइज किया होगा कैसे होंगे, ये आपके सामने। यानी कोऑर्डिनेशन नंबर जितना Na+ का है उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर Cl- का होगा। यानी बिंदास सिमेट्री होगी यहां पर, है ना, पूरी सिमेट्री होगी इस केस में। और ये एक स्टेबल अरेंजमेंट मिलती है जिसमें कैटायन एनायन के साथ इंटरेक्शन में और एनायन कैटायन के साथ इंटरेक्शन में है। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी और या स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। मामला क्लियर हुआ? अब चलिए आगे चलते हैं।
अब बारी है डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट नियरेस्ट एन ए प्लस टू एन ए प्लस को फाइंड करने की, और नंबर ऑफ फर्स्ट नियरेस्ट कितने होंगे इसकी बात करने की हमें यहां पर जरूरत है। तो इसके लिए हमें देखिए यूनिट सेल के अंदर ही दिमाग लगाना होगा, और यूनिट सेल के अंदर देखिए बॉडी सेंटर पर एन ए प्लस और उसकी चारों तरफ एज सेंटर्स पर एन ए प्लस है। तो यार सिमेट्री से ऐसा लगता है कि बॉडी सेंटर से हमें एज सेंटर तक जाना चाहिए, बॉडी सेंटर से हमें एज सेंटर तक जाना चाहिए। सिमेट्री से ऐसा लगता है बॉडी सेंटर से एज सेंटर तक जाना चाहिए, बॉडी सेंटर से एज सेंटर तक जाना चाहिए। इस प्रकार से मुझे लगता है बॉडी सेंटर पर रखा एन ए प्लस, एज सेंटर पर रखे एन ए प्लस से सराउंडेड होगा, और यही होंगे फर्स्ट नियरेस्ट। जी हाँ, यूनिट सेल के अंदर आपको क्या मिलेंगे, फर्स्ट नियरेस्ट मिलेंगे। यूनिट सेल से बाहर हम कदम रखेंगे तो हमें सेकंड नियरेस्ट भी मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं, थर्ड नियरेस्ट भी मिल जाएंगे, लेकिन हमें यार सेकंड नियरेस्ट तक ही बात करनी है। अभी हम बात कर रहे हैं फर्स्ट नियरेस्ट की, यानी यूनिट सेल के अंदर एन ए प्लस से सबसे पास एन ए प्लस कितने होंगे, और यार ये डिस्टेंस कितना होगा इसकी हमें बात करनी है। तो यार सबसे पास सिमेट्री से देखिए आपको नजर आएंगे ये जो एज सेंटर पर एन ए प्लस है, ये सबसे पास बॉडी सेंटर पर रखे एन ए प्लस के सबसे पास होंगे। ठीक है जी, अभी डिस्टेंस कितना होगा, कितने डिस्टेंस पर होंगे सबसे पास, मुझे लगता है इसके लिए आपको ऐसे विजुलाइज करना चाहिए, इस एज सेंटर से लेकर इस एज सेंटर तक का डिस्टेंस ये कितना होगा। ये यार बॉडी डायगोनल के पैरेलल तो नहीं है, जी हाँ, लेकिन यार ये पैरेलल है फेस डायगोनल के। हाँ, ये फेस डायगोनल के पैरेलल है, बॉडी डायगोनल के पैरेलल तो नहीं है। ये इस प्रकार से देखना, ये फेस डायगोनल ड्रॉ किया मैंने, पीछे जो फेस है इसके कोरस्पोंडिंग फेस डायगोनल ड्रॉ किया, तो यार ये इसके पैरेलल है। इस एज सेंटर से इस एज सेंटर तक का डिस्टेंस, अगर ये लाइन इस फेस डायगोनल के पैरेलल है तो यहां से हमें मिल जाएगा √2a। अगर ये फेस डायगोनल की लेंथ √2a है, एज लेंथ a है, और फेस डायगोनल की लेंथ कितनी मिलती है, √2a मिलती है। अगर फेस डायगोनल की लेंथ √2a मिलती है तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस भी क्या होगा, √2a होगा। कब, जब ये एज लेंथ a है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस √2a होगा, और यार यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, √2a/2 होगा, √2a/2 होगा। जी हाँ, ये √2a/2 होगा। एक बार फिर से देखिए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये फेस डायगोनल की लेंथ है, ये √2a होगा। और ये देखना, ये अगर फेस डायगोनल की लेंथ है तो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, अगर ये लाइन फेस डायगोनल के पैरेलल है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस √2a होगा, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस √2a का हाफ होगा, यानी √2a/2 होगा। यानी बॉडी सेंटर पर रखे एन ए प्लस से हर एज सेंटर पर रखे एन ए प्लस तक जाएंगे तो कितने डिस्टेंस पर हमें एन ए प्लस मिल रहा होगा, इस प्रकार से √2a/2 डिस्टेंस पर मिल रहा होगा। ये इसको आप बोल सकते हैं a/√2, √2a/2 इज a/√2। जैसे मर्जी आप बोलना चाहें वैसे इसको बोल सकते हैं, पुकार सकते हैं। ये होगा √2a/2 और a/√2। यार √2 से मल्टीप्लाई किया, √2 से डिवाइड किया तो a/√2 भी मिल जाएगा, ये आपको है ना, √2a/2 a/√2 के इक्वल है। तो यहां से हम बोल सकते हैं यार, यहां से हम बोल पाएंगे डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट नियरेस्ट एन ए प्लस टू एन ए प्लस यूनिट सेल के अंदर बॉडी सेंटर से एज सेंटर तक का डिस्टेंस a/√2। चलिए बहुत बढ़िया। इसके अलावा हमें क्या जानना है, नंबर ऑफ फर्स्ट नियरेस्ट एन ए प्लस टू एन ए प्लस कितने होंगे। मुझे लगता है बॉडी सेंटर से एज सेंटर तक जाएंगे तो फर्स्ट नियरेस्ट एन ए प्लस मिल रहा होगा। बॉडी सेंटर पर रखे एन ए प्लस के चारों तरफ कितने एज सेंटर होंगे, 12 होंगे। तो कितने होंगे फर्स्ट नियरेस्ट एन ए प्लस, 12 होंगे। देखिए 1 2 3 4 काउंट कर लो भाई। एज अगर आपके पास 12 है, एज सेंटर अगर 12 है तो हर एज सेंटर पर एन ए प्लस रखा है, एज सेंटर पर रखे एन ए प्लस कितने होंगे, 12 होंगे। बॉडी सेंटर से हर एन ए प्लस जो कि एज सेंटर पर प्लेस्ड है, इसका डिस्टेंस a/√2 है।
और ऐसे देखिए कितने Na प्लस होंगे एज सेंटर पर, 12 होंगे, सभी के सभी क्या होंगे, फर्स्ट नियरेस्ट होंगे। तो इस प्रकार से नंबर ऑफ फर्स्ट नियरेस्ट Na प्लस टू Na प्लस कितने मिलते हैं, 12 मिलते हैं। मामला क्लियर है? अरे काउंट कर लो, एज सेंटर पर रखे Na प्लस को काउंट कर लो, और बॉडी सेंटर से हर एज सेंटर पर रखे Na प्लस का डिस्टेंस कितना होगा, सेम होगा, a/√2 होगा। तो यार a/√2 डिस्टेंस पर आपको एज सेंटर के कोरस्पोंडिंग कितने Na प्लस मिल रहे हैं, हर एज सेंटर के कोरस्पोंडिंग 1 मिल रहा है, 12 एजेस हैं तो 12 मिल जाएंगे यार, नो टेंशन। अब देखिए, अब बारी है सेकेंड नियरेस्ट Na प्लस टू Na प्लस को हमें यहां पर चेक करने की। डिस्टेंस की बात होगी, नंबर की बात होगी। मुझे लगता है सेकेंड नियरेस्ट के लिए हमें यूनिट सेल से बाहर जाना होगा, तभी जाकर सेकेंड नियरेस्ट Na प्लस मिल पाएगा। एक काम कीजिए, जल्दी से क्यूबिक यूनिट सेल ड्रॉ कीजिए। वैसे यहां भी विजुलाइज किया जा सकता है, लेकिन खुद से ड्रॉ करेंगे तो और ज्यादा अच्छी विजुलाइजेशन फील हो पाएगी। ये लीजिए यार, एक और यूनिट सेल मैंने ड्रॉ किया, और इसके बगल में यार एक और ड्रॉ कर लो, जस्ट इसके बगल में एक और यूनिट सेल ड्रॉ कर लो, ठीक है, ये ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए, यहां बॉडी सेंटर पर Na प्लस है, यहां बॉडी सेंटर पर Na प्लस है, ये होगा सेकेंड नियरेस्ट, ये ज्यादा डिस्टेंस पर होगा। फील कीजिए, ज्यादा डिस्टेंस हो गए। कैसे ज्यादा डिस्टेंस होगा, पहले डिस्टेंस था a/√2, ठीक है, अब डिस्टेंस कितना होगा, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस देखिए कितना है, a/2, यहां से यहां तक का डिस्टेंस a/2, और इसके बाद देखिए a/2, यानी बॉडी सेंटर पर रखे Na प्लस, यहां बॉडी सेंटर पर रखे Na प्लस का डिस्टेंस कितना है, देखिए यहां से यहां तक a/2, एज लेंथ a है a/2, ठीक है, यहां से यहां तक a/2, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हुआ, a डिस्टेंस हुआ। यही क्या होगा, यही होगा सेकेंड नियरेस्ट Na प्लस। जी हाँ, a डिस्टेंस पर, ये a डिस्टेंस a/√2 से ज्यादा डिस्टेंस है। a/√2 डिस्टेंस पर फर्स्ट नियरेस्ट Na प्लस मिल रहा था। तो अब यार यूनिट सेल से बाहर जाएंगे, इस बॉडी सेंटर से इस बॉडी सेंटर तक जाएंगे, यहां Na प्लस, सिमेट्री से सोचिए, फील कीजिए, यहां भी Na प्लस होगा, कितने डिस्टेंस पर होगा, a डिस्टेंस पर होगा। मामला क्लियर है? अरे ये कहानी क्लियर है कि नहीं है? यानी इस प्रकार से एक बॉडी सेंटर से या दूसरे बॉडी सेंटर तक गए हैं तो हमें a डिस्टेंस पर सेकेंड नियरेस्ट Na प्लस मिल पाया है। जरा सोचिए, हम राइट साइड अगर इस प्रकार से बगल वाले क्यूब में जा पाए हैं सेकेंड नियरेस्ट Na प्लस तक, राइट साइड अगर हम गए हैं तो लेफ्ट साइड भी जा सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, आगे भी आ सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं। मतलब देखिए देखिए देखिए, मैं आपको यह कहना चाहता हूं, मैं आपको इतना बयां करना चाहता हूं, अगर यार आप इसको क्रॉस करते हुए, इस फेस सेंटर को क्रॉस करते हुए बगल वाली क्यूब के बॉडी सेंटर तक गए हो, तो ऐसा फेस सेंटर तो ये नीचे भी होगा, लेफ्ट साइड भी होगा, ऊपर भी होगा, आगे भी होगा, पीछे भी होगा। यानी हर फेस सेंटर को क्रॉस करते हुए बगल वाली क्यूब में आप जाएंगे तो आपको बगल वाली क्यूब के बॉडी सेंटर पर सेकेंड नियरेस्ट Na प्लस मिल रहा होगा। तो इस प्रकार से यहां सेकेंड नियरेस्ट एक Na प्लस मिल रहा है, और इसके चारों तरफ देखिए कितने फेस होंगे, क्यूबिक यूनिट सेल में कितने फेस होंगे, 6 होंगे। ऐसे आप राइट साइड गए हो, लेफ्ट साइड भी जा सकते हो, ऊपर भी जा सकते हो, नीचे भी जा सकते हो, सामने भी आ सकते हो, पीछे भी जा सकते हो। तो कितने हो जाएंगे, दिमाग लगाइए, a डिस्टेंस पर सेकेंड नियरेस्ट आपको कितने मिल रहे होंगे, इस प्रकार से यार 6 मिल रहे होंगे। एक फेस सेंटर से क्रॉस करते हुए बगल वाली क्यूब के बॉडी सेंटर तक गए हैं तो एक सेकेंड नियरेस्ट मिल रहा है। 6 फेस सेंटर को क्रॉस करते हुए आप जाएंगे तो आपको नंबर ऑफ सेकेंड नियरेस्ट Na प्लस टू Na प्लस 6 मिल रहे होंगे। और कितना डिस्टेंस होगा, देखिए a डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस बिटवीन देम इज a। इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा यार, इनके बीच का डिस्टेंस होगा a। इसमें आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अगर आपको इसमें कोई डाउट नहीं है
तो चलिए फिर आगे चलें, आगे पैकिंग एफिशिएंसी की बात होगी। वैसे तो पैकिंग एफिशिएंसी का एक किस्सा काफी पुराना है, याद होना चाहिए आपको। काफी सारे यूनिट सेल और लैटिस की पैकिंग एफिशिएंसी हम फाइंड कर चुके हैं। अगर आपको याद नहीं है तो एक काम कीजिए, जल्दी से पैकिंग एफिशिएंसी का जो लेक्चर था उसके क्लास नोट्स आपके सामने होंगे, रिवाइज कर लो यार, और फिर वापस आओ। देखो मैं आपको यही मिलूंगा। और मैं बात कर रहा हूं यहां पर, देखिए, पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी के उसी फॉर्मूला की जो कि आप काफी बार यार देख चुके हैं, पहले भी देख चुके हैं। पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी ये है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय आयंस डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 100। हाँ, परसेंटेज की बात करनी है यार। 4Na प्लस है, 4Cl माइनस है। Na4Cl4 ही तो फॉर्मूला है यूनिट सेल का, ठीक है। तो देखिए 4Na प्लस 4Cl माइनस है, तो 4Na प्लस ने कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई की होगी? 4 इंटू 4/3 पाई आर Na प्लस क्यूब। जी हाँ, स्फेरिकल मानते हुए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला हम यहां पर अप्लाई करने वाले हैं। और देखिए कैटायनिक स्फीयर की वॉल्यूम कितनी होगी? इतनी होगी। और 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया? इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि 4Na प्लस है, ठीक है जी। 4Cl माइनस 4 से मल्टीप्लाई करना होगा एनायनिक स्फीयर की वॉल्यूम को, 4/3 पाई आर Cl माइनस क्यूब, ठीक है जी। और क्यूबिक यूनिट सेल का केस है तो आप a क्यूब से डिवाइड कर देंगे, एज लेंथ a आपके पास है तो a क्यूब से डिवाइड आप कर देंगे। इनटू 100 करने पर आपको परसेंटेज की फॉर्म में पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी मिल रही होगी, ठीक है। अगर यार जरूरत हुई ए एंड आर की रिलेशन की तो आप इस रिलेशन को भी यूज कर लेंगे। क्या रिलेशन है? RNA प्लस RCl माइनस इज इक्वल टू A/2। यहां से यार A को RNA प्लस RCl माइनस की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? देखिए ये हो जाएगा 2 इंटू RNA प्लस RCl माइनस A हो जाएगा। A की वैल्यू आप यहां पर पुट कर पाएंगे अगर RNA प्लस RCl माइनस दिया हो या फिर इनका रेशियो दिया हो, रेडियस रेशियो दिया हो। वैसे इतनी कैलकुलेशन एग्जाम में नहीं आएगी क्योंकि वक्त इतना मिलता नहीं है पेपर में इतनी सारी कैलकुलेशन करने का। आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो केवल ये एक्सप्रेशन पूछा जाएगा यार, तो इसलिए कैलकुलेशन नहीं करनी है। जस्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर ए एंड आर का रिलेशन आप यूज करें तो आपको क्या मिल रहा होगा? पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी के इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए। मुझे लगता है 4 इंटू 4/3 पाई ऊपर कॉमन मिल रहा होगा, 4 इंटू 4/3 पाई ऊपर कॉमन मिल रहा होगा। RNA प्लस क्यूब प्लस RCl माइनस क्यूब मिल रहा होगा, ठीक है जी। डिवाइडेड बाय क्या है? देखिए डिवाइडेड बाय क्या है, इस प्रकार से a क्यूब किया गया है तो 2 की पावर 3 है ना, 2⁻³ आपको मिलेगा अगर आप a क्यूब करते हैं इस प्रकार से। यहां देखिए इसकी पावर कितनी होगी? 3 होगी। और 2⁻³ यानी 8 को बाहर निकाल लिया जाए तो क्या मिलता है? 8 मिलता है कॉमन लेने पर। और यहां क्या मिलता है? RNA प्लस RCl माइनस इस पूरे की क्या है? क्यूब है। देखिए इस पूरे की क्या है? क्यूब है। 2⁻³ यानी 8 को मैंने बाहर लिख लिया है, इंटू 100 होगा। परसेंटेज की हमें बात करनी होगी, 4 2 8 2 2 4, ठीक है जी। अगर यहां पर आपको R प्लस बाय R माइनस दिया 0.52 तो इसको यूज करते हुए आप पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी का न्यूमेरिकल आंसर बता सकते हैं। लेकिन यार इतनी कैलकुलेशन इतने कम टाइम में हो नहीं पाएगी, तो इसलिए आपसे ये पूरी कैलकुलेशन नहीं पूछी होगी, एक्सप्रेशन आपसे पूछा गया होगा। तो टेंशन मत लीजिए, या तो आप इस प्रकार से R प्लस बाय R माइनस जो कि 0.52 के क्लोज है, इसे यूज करते हुए न्यूमेरिकल आंसर निकाल लेंगे पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी का। उसे याद नहीं करना है,
आप घर पर बैठे हैं, आप चाहते हैं हाँ न्यूमेरिकल आंसर फाइंड करना, तो यहाँ से आप फाइंड कर पाएंगे। काफी बार बुक्स में यार मैंने देखा है कि पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी की बात की गई है NaCl के लिए, और ये रेडियस रेशियो नहीं दिया है, तो फिर आप क्या यूज करेंगे? अगर ये नहीं दिया है, इफ दिस रेडियस रेशियो इज नॉट गिवन, इफ दिस radius ratio is not given, then we use R plus by R minus for octahedral void. We use R plus by R minus for octahedral void, which is octahedral void के लिए यार, तो देखिए इसकी स्टार्टिंग वैल्यू होगी R प्लस बाय R माइनस की 0.414, आप इसे यूज कर लेंगे, है ना। अगर ये नहीं दिया है रेडियस रेशियो और आप चाहते हैं इसका देखिए इस प्रकार से न्यूमेरिकल आंसर फाइंड करना, तो आप घर पर बैठे हैं फाइंड करना चाहते हैं तो कर लें यार, मुझे कोई एतराज नहीं है। अगर ये रेशियो दिया है तो इसको पुट कर लें, नहीं दिया है तो फिर यार जो भी स्टार्टिंग वैल्यू ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियस रेशियो की, उसको आप क्या कर लेंगे, उसको आप यूज कर लेंगे 0.414। इसको यूज करते हुए पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी आप फाइंड कर लेंगे। वैसे मुझसे आप पूछेंगे कि क्या सर ये कैलकुलेशन आएगी एग्जाम में? नहीं आएगी। हाँ, एग्जाम में ये आ सकता है, ये एक्सप्रेशन आ सकता है, ठीक है जी, ये पूछा हो सकता है आपसे, ठीक है ना। पैकिंग फ्रैक्शन पैकिंग एफिशिएंसी को कैसे इंडिकेट करना है, ये हो सकता है आपसे पूछा गया हो, तो कर लेंगे भैया, नो टेंशन, ठीक है। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय टोटल वॉल्यूम से इसको इस प्रकार से एक्सप्रेस कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे यार एग्जांपल्स की। एग्जांपल्स की बात इसलिए होगी, क्या पता एग्जाम में NaCl स्ट्रक्चर ना दिया हो, NaCl जैसा कोई स्ट्रक्चर दिया हो, तो आपको यार देखते ही पता चल जाना चाहिए कि हाँ ये NaCl टाइप स्ट्रक्चर है। जैसी अरेंजमेंट कैटायन एनायन के NaCl में है, वैसी अरेंजमेंट इन केसेस में भी होगी। कौन कौन से केसेस को याद रखना है? देखिए, हैलाइड्स ऑफ Li, Na, K एंड Rb, इनका NaCl टाइप स्ट्रक्चर होगा। इसके अलावा NH4Cl का भी NaCl टाइप स्ट्रक्चर होगा। जैसी अरेंजमेंट NaCl में कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस की है, वैसी अरेंजमेंट यहां देखिए इन कंपाउंड्स की कोरस्पॉन्डिंग आपको कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस की मिल रही होगी। इसके अलावा AgCl भी NaCl टाइप है, AgBr भी NaCl टाइप है। ये सभी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है जिनका यार NaCl टाइप स्ट्रक्चर मिलता है। यानी जो इंफॉर्मेशन हमें NaCl स्ट्रक्चर के लिए पता है, वो सारे इंफॉर्मेशन इनके लिए यूज की जा सकती है। अब देखिए एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे। जेई के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने हैं, मतलब ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट इसलिए हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चन से आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट हो ये तो जरूरी नहीं है, लेकिन यार इसी फ्लेवर के क्वेश्चन आपको फिर से मिल जाएं, ऐसा हो सकता है। हाँ, NaCl से रिलेटेड इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल रहे होंगे। तो जस्ट आपको फ्लेवर बताना है क्वेश्चंस का, क्या फ्लेवर रहता है जेई के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में। और यार जेई के पुराने क्वेश्चन नीट में रिपीट भी होते हैं, आपको पता नहीं तो मैं आपको बता दूं, जो ट्रेंड जेई फॉलो करती है, कुछ सालों के बाद नीट भी वैसा ट्रेंड फॉलो करती है, यानी एनटी वैसा ट्रेंड फॉलो करता है। इन ए सॉलिड AB हैविंग NaCl स्ट्रक्चर, मतलब NaCl टाइप का स्ट्रक्चर है, A एटम्स ऑक्यूपाई कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, ठीक है जी। अगर A एटम्स कॉर्नर्स पर मौजूद होंगे तो मुझे लगता है फेस सेंटर्स पर भी मौजूद होंगे, ऐसा ही होगा यार। जो Cl माइनस कॉर्नर्स पर मौजूद थे, ये Cl माइनस देखिए फेस सेंटर पर भी मौजूद थे, यानी इन्होंने FCC लैटिस बनाया होगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बनाया होगा। अगर A एटम्स कॉर्नर पर मौजूद हैं तो देखिए इस प्रकार से फेस सेंटर पर भी मौजूद होंगे। ये हैं A एटम्स, वेरी नाइस। इसके बाद देखिए B एटम्स कहां होंगे? अगर NaCl टाइप स्ट्रक्चर है तो B एटम्स तो यार ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होंगे। A कॉर्नर पर होंगे तो B कहां होंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। ऑक्टाहेड्रल वॉइड बॉडी सेंटर पर मिलता है और यार इस प्रकार से एज सेंटर पर मिलता है। यहां कौन होंगे? B एटम होंगे, ठीक है ना। B एटम्स कहां होंगे? एज सेंटर्स पर होंगे और बॉडी सेंटर पर होंगे।
ये है बी एटम्स। ठीक है, जेड कितना होगा, ए के लिए जेड कितना होगा आप जानते हैं यार, कॉर्नर और फेस सेंटर पर अगर एटम्स मौजूद होंगे तो एफसीसी के केस में, एफसीसी यूनिट सेल के केस में जेड कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, बी एटम्स के लिए जेड कितना होगा, अगर यार ये एटम्स मौजूद हैं एज सेंटर्स पर और बॉडी सेंटर पर, याद है आपको जेड Na प्लस के लिए कितना था, 4 था, Cl माइनस के लिए कितना था, Cl माइनस के लिए 4 था, और Cl माइनस को A से रिप्लेस कर दिया तो जेड A के लिए 4 होगा, Na प्लस को B से रिप्लेस कर दिया, जेड कितना होगा, अभी के हालात में जेड 4 होगा, वहां से मैंने रिलेट कर लिया है। ठीक है, Cl माइनस को A से रिप्लेस कर दिया है और Na प्लस को B से रिप्लेस कर दिया है। अगर Cl माइनस Na प्लस के केस में Z 4 था तो यहां भी Z यार 4 होगा। अब आगे देखते हैं, इफ ऑल फेस सेंटर्ड एटम्स अलोंग वन ऑफ द एक्सिस आर रिमूव्ड देन स्टोइक्योमेट्री क्या होगी। देखिए, बिफोर रिमूवल ऑफ एटम्स स्टोइक्योमेट्री ये होगी, बिफोर रिमूवल ऑफ एटम्स स्टोइक्योमेट्री ये होगी। यार अगर कोई एक्सिस पास करें फेस सेंटर से तो फेस सेंटर के अलोंग देखिए, अगर एक्सिस पास की जाए, यहां से पास कर दी मैंने एक्सिस, ठीक है, यहां से पास कर दी, फेस सेंटर के अलोंग देखिए इस प्रकार से एक्सिस पास कर दी, तो दो फेस सेंटर्ड एटम्स को रिमूव यहां से करना होगा, क्योंकि एक एक्सिस देखिए इस प्रकार से दो फेस सेंटर्ड एटम से पास होगी। तो यहां पर मेंशन किया गया है इफ ऑल फेस सेंटर्ड एटम्स अलोंग वन ऑफ द एक्सिस आर रिमूव्ड। यार एक्सिस यहां से पास की है और एक एक्सिस के अलोंग देखिए इस प्रकार से फेस सेंटर्ड एटम्स को रिमूव करना है, तो ये दो एटम्स यहां से रिमूव हो रहे होंगे 1/2 कंट्रीब्यूशन के साथ, मतलब all atoms along one axis है ना, all face centered atoms along one of the axis are removed इस प्रकार से देखिए फेस सेंटर्ड एटम्स को इस एक्सिस के अबाउट हमने क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। क्लियर है, ये एक्सिस हमने यहां से पास की, अरे आप यहां से भी पास कर सकते हो, यहां से भी पास कर सकते हो, लेकिन हमें एक ही एक्सिस पास करनी है, तो ये रिमूव हो जाएंगे। तो मुझे लगता है 1/2 कंट्रीब्यूशन के साथ 2 रिमूव हो जाएंगे, यानी इफेक्टिवली तो एक ही एटम रिमूव हो रहा होगा, और कौन से टाइप का एटम रिमूव हो रहा होगा, ए टाइप का एटम रिमूव हो रहा होगा। पहले 4 थे, अब कितने रह जाएंगे, इफेक्टिवली अगर एक एटम रिमूव हुआ है 4 - 1 B4, तो स्टोइक्योमेट्री क्या मिल रही होगी, यहां से A3B4 मिल रही होगी। अरे बिल्कुल सिंपल है, केवल फेस सेंटर्ड एटम्स को रिमूव करने के लिए बोला गया है, A3B4 स्टोइक्योमेट्री मिल रही होगी। फेस सेंटर्ड एटम्स तो ये ए एटम्स है और ये 2 रिमूव होंगे 1/2 कंट्रीब्यूशन के साथ, तो यार इफेक्टिव नंबर क्या होगा, 1/2 × 2 1 होगा। मतलब पहले A4 B4 इस प्रकार से स्टोइक्योमेट्री मिल रही थी, अब ए से एक एटम रिमूव करने पर इस प्रकार से आपको स्टोइक्योमेट्री A3B4 मिल रही होगी। इफेक्टिवली तो यार एक एटम ही रिमूव हो पाया है। ठीक है जी, चलें आगे। इसके बाद देखिए यार जेईई एडवांस्ड का एक और शानदार न्यूमेरिकल आपके सामने है, जो कि 2004 में आ चुका है, तो आपकी अप्रोच बिल्ड करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन फिर से भी आ सकता है, और यार नीट एस्पिरेंट को बता दूं क्वेश्चन इस टाइप के रिपीट मिलते हैं नीट में, तो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए एक थॉट प्रोसेस आपके लिए डेवलप होगी यहां से, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए कैसी थॉट प्रोसेस होनी चाहिए। ए बाइनरी सोल्ट AB फॉर्मूला वेट दिया है, M आपको दिया है, कितना दिया है 6.023 × Y। Y कोई आर्बिट्री नंबर है, हैज रॉक सोल्ट टाइप स्ट्रक्चर, यानी पर यूनिट सेल इस प्रकार से A4B4 फॉर्मूला मिल रहा होगा। ठीक है जी, और 1:1
A to B रेशियो होगा। जी हाँ, A4B4 के केस में 1:1 इस प्रकार से इनका रेशियो मिल रहा होगा। आगे देखिए, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस AB डिस्टेंस इन यूनिट सेल इज y⁻1/3। यार यहां पर सबसे छोटा डिस्टेंस दिया गया है A एंड B के बीच का, यानी ये आपको दिया है इस प्रकार से RA प्लस RB इज इक्वल टू y⁻1/3। यार सबसे छोटा डिस्टेंस, इसका मतलब ये कॉन्टेक्ट में है, यही तो होगा। ये A है, ये B है, तो सबसे छोटा डिस्टेंस, सबसे कम डिस्टेंस यही तो होगा, RA प्लस RB। इसकी वैल्यू आपको दी है y⁻1/3। ठीक है, अब ये आप जानते हैं RNA प्लस प्लस RCl माइनस A/2 मिलता है, तो यहां पर RA प्लस RB ये A/2 के इक्वल होगा। जी हाँ, ये A/2 के इक्वल होगा, इज इक्वल टू y⁻1/3 A इज इक्वल टू 2 इंटू y⁻1/3। यहां से रिलेशन मिल रहा है क्योंकि हम जानते हैं RNA प्लस प्लस RCl माइनस, इनके बीच का सबसे कम डिस्टेंस ऐसे ही एक्सप्रेस होगा A/2 से। ठीक है जी, तो ये रिलेशन हम यहां पर भी यूज कर पाएंगे। इसको मैंने रिप्लेस किया A/2 से, यहां से A क्या मिलता है 2 इंटू y⁻1/3। ये मैंने अपनी समझ से इंडिकेट कर लिया है। अब आगे करना क्या, कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ सोल्ट। और यूनिट देखिए यार, यहां लोचा हो जाएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इस यूनिट में डेंसिटी को एक्सप्रेस करना है। ये जो फॉर्मूला आप अप्लाई करते हैं Z इंटू M डिवाइडेड बाय Na इंटू A क्यूब, ये जो डेंसिटी का फॉर्मूला आप अप्लाई करते हैं, इससे डेंसिटी ग्राम पर ml में मिलती है। अगर A को सेंटीमीटर में पुट किया जाए तो ग्राम पर ml में मिलती है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, A को मीटर में पुट करते हैं तो मिल जाएगी ग्राम पर मीटर क्यूब में, और मास को किलोग्राम में तब्दील करना तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो इस प्रकार से किलोग्राम पर मीटर क्यूब में डेंसिटी तब मिलेगी जब A को मीटर यूनिट में एक्सप्रेस किया जाए। अब Z कितना होगा, देखना 4 कॉमन लिया जा सकता है, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स कितनी होंगी, 4 होंगी, Z होगा 4। मोलर मास कितना होगा, यार जितना एटॉमिक मास मिलता है आप जानते हैं उतना ही मोलर मास होगा ग्राम यूनिट में। कौन सी यूनिट में, ग्राम यूनिट में। और यार जितना फॉर्मूला वेट दिया है AMU यूनिट में, इतना ही मोलर मास होगा ग्राम यूनिट में। कितना होगा, ये देखिए मोलर मास यहां पर होगा 6.023 इंटू y, ये होगा ग्राम यूनिट में, इंटू 10⁻³ है। Na से डिवाइड किया गया 6.023 इंटू 10⁻23 यहां होगा। ठीक है जी, इंटू, जरा सोचिए यहां पर A क्यूब को क्या पुट करना होगा, क्या पुट करें A क्यूब को, ये आप जानते हैं, ये नैनोमीटर में, ये नैनोमीटर में, ये A नैनोमीटर में, इसको मीटर में तब्दील कर लो। 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के इक्वल है, इसे मीटर में तब्दील कर लो, यानी 2 इंटू y⁻1/3 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, ये हमें A मिलता है, लेकिन यहां तो A⁻³ है, तो इसकी पावर कितनी होगी, इसकी पावर इस प्रकार से 3 हो जाएगी। तो यार y⁻1/3 इंटू 3 है ना, 1/3 इंटू 3 है ना ये, तो यहां से y मिल रहा होगा, एक y आपको ऊपर मिल रहा है, y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यार y⁻1/3 इंटू 3 है, ये इसके साथ देखना मल्टीप्लाई में है, इसकी पावर 3 है तो 1/3 के साथ ये 3 मल्टीप्लाई में है, यानी y⁻1 यहां है, y⁻1 ऊपर भी है, y से y कैंसिल हो जाएगा। इसको सोल्व कर लो यार, कर लो भैया सोल्व करने के बाद आपको 5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आपको इसकी डेंसिटी मिल रही होगी। तो यार इस प्रकार से A एंड R का रिलेशन यूज हुआ, और ये देखिए NaCl से ये इंफॉर्मेशन यूज हुई, Z कितना होगा 4 होगा। A एंड R का रिलेशन यूज हुआ, Z कितना होगा 4 होगा, ये इंफॉर्मेशन यूज हुई, और ये शानदार फॉर्मूला डेंसिटी का हमने अप्लाई कर लिया, और जे एडवांस के एक बेहतरीन प्रॉब्लम को हमने फोड़ दिया है। तो चलिए यार, इसी मजेदार अंदाज में हम पढ़ाई करते रहेंगे, और आगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम इंपोर्टेंट आयनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो इन आयनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स की आपको पूरी फील लेनी है,
पूरा विजुलाइज करना, इमेजिन करना है और सुंदर सी राइटिंग में, प्यारी सी राइटिंग में नोट्स भी बना लेने हैं। ठीक है, काम चोरी बिल्कुल नहीं करनी है, पूरे एफर्ट्स लगा देंगे इनआयनिक कंपाउंड्स को विजुलाइज करने में, इमेजिन करने में। ये कंपाउंड्स यार आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं दिए हैं, तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हमारे सिलेबस में नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप उठाकर देखिए जेईई और नीट की, आपको आइडिया हो जाएगा हाँ इन कंपाउंड से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, तो ये पार्ट हमें अच्छे से विजुलाइज करना चाहिए। आयनिक कंपाउंड्स के डिस्कशन के बाद केवल और केवल डिफेक्ट्स को हमें जानना होगा, मतलब हम इस चैप्टर में अंतिम पड़ाव में हैं। उम्मीद है आप पूरे मन से, सच्चे दिल से पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए इस आशा और उम्मीद के साथ आज इस सेशन को, इस वीडियो को यहीं पर ही फिनिश किया जाए। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड विद मी।